हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और जैसा कि पता है सीबीएसई ने सैम्पल पेपर रिलीज कर दिया और आपकी डिमांड है सैम्पल पेपर को सॉल्व करवा दिया जाए। तो आज मैं स्टैंडर्ड का पेपर सॉल्व करवा रहा हूँ और आप लोगों को जल्दी बेसिक का भी मिल जाएगा। 2-3 दिन में सारे काम कर लेंगे। फिलहाल थोड़ा बेसिक आप लोग जान लो कि 3 सेक्शन होंगे जिनको नहीं पता है। सेक्शन ए में 20 क्वेश्चन होंगे, सेक्शन बी में 20 क्वेश्चन होंगे और सेक्शन सी में 10 क्वेश्चन होंगे, जिसमें इस वाले सेक्शन में आपको 16 क्वेश्चंस करने हैं, इसमें 16 करने हैं, उसमें 8 करने हैं। और सेक्शन सी में केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होंगे। ये बेसिक है और ये लिखा भी है, आप देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी ये सैम्पल पेपर अगर आपके पास नहीं है तो मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया, बेसिक स्टैंडर्ड दोनों का। टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है रेशियो ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ लीस्ट कंपोजिट नंबर लीस्ट प्राइम नंबर। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए, ठीक है, कि लीस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि लीस्ट कंपोजिट नंबर भाई क्या होता है। तो कंपोजिट नंबर की अगर मैं बात करूं तो कंपोजिट नंबर होता है लीस्ट कंपोजिट नंबर। लीस्ट कंपोजिट नंबर जो होता है वो कितना होता है, 4 होता है। और लीस्ट प्राइम नंबर, लीस्ट प्राइम नंबर जो होता है वो आपका कितना होता है, 2 होता है। ठीक है, लीस्ट कंपोजिट नंबर 4 है, लीस्ट प्राइम नंबर कितना है, 2 है। अच्छा, इतना पता लग गया। अब जरा निकालते हैं। देखो 4 का मतलब है 2 का स्क्वायर, 4 का मतलब है 2 का स्क्वायर। हालांकि मैंने आंसर यहाँ पे लिख लिए हैं जिससे कि देखो पढ़ाने में कोई वो ना हो, बार मोबाइल ना देखना पड़े आंसर क्या है, इसका आंसर क्या है। मैंने साइड में लिख लिए जिससे कि पता चल जाए हम लोगों ने सही कर लिया। तो लीस्ट कंपोजिट नंबर 4 होता है, लीस्ट प्राइम नंबर 2 होता है। देखो प्राइम नंबर 2 होता है, 3 होता है, फिर 5 आता है। तो 1 ना तो प्राइम है ना को प्राइम है, तो सीधा को प्राइम मिलता है 4 नंबर। ठीक है, अच्छा अब मैं अगर आपसे एलसीएम की बात करूं तो 2 और 4 का एलसीएम क्या होगा, 4 होगा। ठीक है, एचसीएफ की बात करूं तो 2 और 4 का एचसीएफ क्या होगा, 2 होगा। हमें क्या निकालना है, रेशियो एलसीएम अपॉन एचसीएफ फाइंड आउट करना है, यानी 4/2 यानी 2/1। तो आंसर आ गया बी पार्ट। तो देखो इसका आंसर क्या था, बी पार्ट था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच दिस एंड दिस। सेकंड क्वेश्चन है 5x प्लस 7y माइनस 3। मैं क्या कर रहा हूँ, 3 को इधर लिख ले रहा हूँ। 15x प्लस का 21y माइनस k इज इक्वल टू 0। को इंसाइड का मतलब होता है को इंसिडेंट, यानी ओवरलैप करना। और ओवरलैप की कंडीशन क्या होती है, a1/a2, b1/b2, c1/c2। को इंसिडेंट लाइन की ये कंडीशन होती है। अच्छा कंपेयर कर लो, पहले वाले को कंपेयर कर लिया a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से। दूसरे वाले को कंपेयर कर लो a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से। इस तरीके से इसको कंपेयर इससे करो और इस वाले को कंपेयर करो इससे, तो क्या आएगी वैल्यूज देखो। a1 के साथ यहाँ 5 है तो a1 की वैल्यू 5 हो जाएगी, b1 यहाँ पे 7 हो जाएगा, y का कोफिशिएंट है, और कांस्टेंट c1 जो है वो -3 हो जाएगा। a2 की बात करें तो 15 हो जाएगा, a2 इज 15, b2 इज 21 एंड c2 इज माइनस का k। अब ये सारी वैल्यूज इस कंडीशन में पुट कर देते हैं, यहाँ से आंसर आ जाएगा। तो 5/15 इज इक्वल टू 7/21 इक्वल टू -3/- का k। तो ये 1/3 आ गया, ये 1/3 आ गया और ये 3/k आ गया। तो अगर हम किसी भी रिलेशन को लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल इसको ले लिया, तो k इक्वल टू कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करके 3 3 9। तो इसका आंसर क्या आ गया, ए पार्ट आ गया। आया समझ में, क्लियर, ओके। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलो अब मैं नेक्स्ट करवा देता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें लिखा है, और एक रजिस्टर में नोट कर लो सारे क्वेश्चन, ठीक है। अ गर्ल वॉक्स 200 मीटर, अ गर्ल वॉक्स 200 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। अब तो ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, ठीक, सॉरी एक मिनट सॉरी, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और ये साउथ, ठीक है, ये हो गया इस तरीके से। अच्छा जी, अब यहाँ पे लिखा था 200 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। अब मान लो मैं ओरिजिन को रेफरेंस मान लूं, तो मैं क्या कर रहा हूँ, 200 मीटर यानी मान लो यहाँ तक पहुंच गया, ये ओ पॉइंट है और ये ए पॉइंट है, 200 मीटर मैं यहाँ तक पहुंच गया ईस्ट डायरेक्शन में।
फिर 150 मीटर नॉर्थ डायरेक्शन में यानी ऊपर जाना है 90 डिग्री लेके 150 मीटर, मान लो बी पॉइंट आ गया। डिस्टेंस ऑफ द गर्ल फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, ये स्टार्टिंग पॉइंट है तो इसको ज्वाइन कर लो, यानी ओ बी निकालना है। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, पाइथागोरस लग जाएगा। तो पाइथागोरस के अकॉर्डिंग क्या होगा, 90 के सामने हाइपोटेनियस, तो ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, समझ रहे हो। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ पे 4 जीरो आ जाएंगे, और यहाँ पे आपका 150 है तो 15 का स्क्वायर 225 होता है और 2 जीरो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो फाइनली आ जाएगा 625, 2 जीरो आएंगे, ओ बी का स्क्वायर स्क्वायर रूट कर दो तो ये 25 है और 2 जीरो तो 250 आ जाएगा, 250 मीटर, यानी कि बी पार्ट इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर। तो इस तरीके से इसका सॉल्यूशन निकल आया। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा एक चीज और मैं आपको बता दूं, ये जो अपना चैनल है यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, जैसे अगर आप इसे प्लेलिस्ट पे जाओगे, ठीक है, इसके प्लेलिस्ट पे जाओगे तो यहाँ पे देखो आपको मान लो स्कूल टेस्ट आने वाले तो वन शॉट वीडियो का आराम से अच्छी, मैंने बहुत सारी चीजें को कवर कर रखी है। अगर आपने वन शॉट देख लिया तो परफेक्ट रहेगा आपके लिए। एमसीक्यू क्वेश्चंस कर सकते हो, फॉर्मूले देख सकते हो। मैंने जो मार्क्स बूस्टर असाइनमेंट दिए इसमें टिक करवाया कौन से क्वेश्चन करने हैं कौन से नहीं करने, वो आप यहाँ पे कर सकते हो। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर अगर आप कर रहे हैं तो आप यहाँ से कर सकते हो, मैंने टिक भी करवा दिए कौन से करने कौन से नहीं करने, ठीक है। अच्छा जी, चलिए ये चीज देख लेना आप लोग, टेलीग्राम पे है सारी चीजें। चलिए 4th क्वेश्चन में क्या है, लेंथ ऑफ डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस। सबसे पहला काम करते हैं रोम्बस बना लेते हैं, सबसे पहला काम कर लेते हैं, एक रोम्बस बना देते हैं, ए बी सी डी, ये एक रोम्बस हो गया, इसके डायगोनल्स को ज्वाइन कर लेते हैं और ये ओ, ठीक है। डायगोनल्स की जो लेंथ है 24 है, यानी कि एसी की जो लेंथ है वो 24 है और ये मान लो 32 है, ठीक है, कोई भी एक ले लो, और ये ओ पॉइंट है। और हमें ये पता होना चाहिए रोम्बस में जो डायगोनल्स होते हैं ना बाइसेक्ट तो करते हैं, 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, ये एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। अच्छा जी, तो आपको ये पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है। अब आप कहोगे सर एरिया की क्या जरूरत है, क्योंकि आपको लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड बताना है। तो एरिया का जो फॉर्मूला होता है चाहे रोम्बस का हो चाहे पैरेललोग्राम का, वो बेस इनटू हाइट होता है, ठीक है। अब बेस मतलब ये जो साइड है वो तुम्हें पता करनी है, साइड की जो लेंथ है, ठीक है। हाइट तुम्हें निकालना है, यानी बेस भी निकालना और हाइट भी निकालना है। अच्छा जी, अब यहाँ पे एरिया भी नहीं पता है, लेकिन एरिया का फॉर्मूला होता है अगर रोम्बस का आपको पता हो, हाफ इंटू D1 इंटू D2, बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू, एक डायगोनल तुम्हारा 24 है और एक है तुम्हारे पास 32, बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 12, ठीक है। तो ये आ गया 12 इंटू 32 इक्वल टू बी इंटू एच। 12 टू जा 24, 2 कैरी जाएगा, 12 3 जा 36, 384 आ जाएगा, बेस इंटू हाइट। अब अगर तुमने बेस निकाल लिया तो तुम इजीली हाइट फाइंड आउट कर सकते हो इस वाले लॉजिक से, समझ रहे हो। अच्छा क्वेश्चन है, मतलब काफी अच्छा, मतलब पूरा पता हो, मतलब एरिया का फॉर्मूला भी पता हो, तो यहाँ पे रिलेट काफी हो गया। अच्छा अब कैसे करोगे तुम, हमें पता है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, तो पूरा 24 है, तो अगर मैं सिर्फ एओबी ट्राइंगल बना लूं, ए बी और ये ओ, हमें बेस चाहिए, ये बेस है, ये जो बी है ना बी बेस है, ठीक है, मतलब साइड है, मतलब ये कह सकते हो रोम्बस की साइड है। तो अगर मैं ए ओ बी ट्राइंगल बनाऊं तो पूरा है 24, तो यहां से लेके यहां तक कितना होगा, 12 हो जाएगा। ये 32 है तो ये कितना हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, और ये 90 डिग्री है। इस वाले ट्राइंगल में अगर मैं पाइथागोरस लगा दूं तो क्या मुझे ए बी मिल जाएगा, और ए बी क्या है, रोम्बस का बेस है यानी कि साइड है, तो वो हम यहाँ पुट कर सकते हैं, ठीक है, वो हम यहाँ पुट कर देंगे। तो जरा निकाल लेते हैं यहाँ पे, तो 90 के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है, तो ए बी स्क्वायर हो जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर, ठीक है। तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू 144 प्लस 256 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 400। तो क्या ए बी की वैल्यू, ए बी स्क्वायर है, स्क्वायर रूट करोगे तो क्या 20 आ जाएगा, तो ये 20 बेस आ गया, तो यहाँ 20 पुट कर दो, तो 384 इक्वल टू 20 इंटू हाइट,
तो फाइनली हमारी हाइट कितनी आ जाएगी 384/20। तो ये आपका सॉल्व करोगे तो 19.2 आ जाएगा, यानी डी पार्ट आ जाएगा 19.2 सेंटीमीटर। पूरा आपको लिखना है, हालांकि ऑब्जेक्टिव है तो आपको पता ही सेंटीमीटर दे रखा है, सेंटीमीटर में आंसर आ जाएगा। तो ये अप्रोच आपको रखनी थी इस क्वेश्चन में, फोर्थ में। आई होप क्लियर हो गया आपको, सबको समझ में आ गया अच्छे से। ओके, अब आते हैं जरा इसकी फिफ्थ क्वेश्चन में। अब फिफ्थ क्वेश्चन में यहाँ कर देता हूँ, लिखा है 2 फेयर कॉइन्स आर टॉस्ड। तो सैंपल स्पेस की बात करें, देखो 2 कॉइन को अगर टॉस करते हैं 4 आउटकम होते हैं। क्या क्या होते हैं? हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, ये 4 आउटकम होते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटमोस्ट 1 हेड, एटमोस्ट, एटमोस्ट 1 का मतलब है ज्यादा से ज्यादा एक हेड हो, ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा एक हेड का मतलब इधर ये वाला केस हो जाएगा, ये वाला भी केस हो जाएगा, ठीक है। 2 हेड वाला केस नहीं होगा। कुछ बच्चों को डाउट आता है सर ये टेल टेल वाला होगा क्या? तो बिल्कुल हो जाएगा। क्यों? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ मैं ज्यादा से ज्यादा 10 चॉकलेट खाता हूँ, ज्यादा बोल दी रही है, मैं ज्यादा से ज्यादा 10 चॉकलेट खाता हूँ, तो ज्यादा से ज्यादा 10 खाता हूँ, मान लो एक भी नहीं खाई, वो भी केस हो जाएगा। एक खा ली, वो भी केस आ जाएगा। ज्यादा से ज्यादा का पता है ना, मैक्सिमम वैल्यू पता है, तो मिनिमम में 0 भी ले सकते हो, यानी एक भी हेड नहीं होगा, वो भी केस आ जाएगा। तो यानी 3 केस आ रहे हैं, तो आंसर यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा? 1 2 3, 3 आउटकम है, टोटल 4 है, तो 3/4 आपका आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, 6 क्वेश्चन में लिखा है 2 ट्राइंगल है एबीसी एंड पीक्यूआर। ये एक एबीसी ट्राइंगल है और एक तुम्हारा पीक्यूआर है, एंड अनदर वन इज पीक्यूआर, ठीक है। एएम इसमें एल्टीट्यूड दे रखा है और पीएन इसका एल्टीट्यूड दे रखा है, और ए बी स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर का रेशियो गिवन है, और एएम और पीएन का पूछा गया। तो आप ध्यान रखना, अगर 2 ट्राइंगल सिमिलर हैं तो साइड का जो रेशियो होता है, यानी कि ए बी अपॉन पी क्यू, वही तुम्हारे एल्टीट्यूड का रेशियो होता है। तुमने एरिया वाला जो थ्योरम होगा ना, उस वाली एक्सरसाइज में ये चीज प्रूव भी की होगी कि 2 ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनके एरिया का जो रेशियो होता है वो करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होता है, और करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के भी इक्वल होता है। मैं आपको बता देता हूँ, देखो आपने जो प्रूव किया होगा एनसीईआरटी में कि अगर 2 ट्राइंगल सिमिलर, तो आपने प्रूव किया है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के इक्वल होगा, यानी कि ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर। फिर एक आपने क्वेश्चन किया होगा, ठीक है, लास्ट 7 पॉइंट जिसमें एरिया वाली एक क्वेश्चन है, उसमें आपने ये चीज प्रूव की होगी कि ये एरिया करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड के स्क्वायर के भी इक्वल होता है, ए एम स्क्वायर अपॉन ए एन पी एन स्क्वायर, ठीक है। ये आपने प्रूव किया होगा अगर आपको याद आ रहा है तो हम क्या करेंगे, ये वाला रिलेशन ले लेंगे, ठीक है। इसको छोड़ देंगे क्योंकि एरिया में कुछ दे नहीं रखा है। तो अगर हमने इसका यूज किया तो ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर तुम्हें दे रखा है 4/9, तो यहाँ 4/9 पुट कर दो, ए एम स्क्वायर अपॉन पी एन स्क्वायर स्क्वायर रूट कर दो, तो ए एम अपॉन पी एन कितना आ जाएगा? 2/3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2/3 आया समझ में? तो कौन सा ऑप्शन हो गया 2/3? डी पार्ट, ठीक है, ये आ गया हमारा डी पार्ट। अच्छा, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है 2 साइन स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 2। हमें बीटा फाइंड आउट करना है। हमें क्या करना है? बीटा। तो देखो कोई भी अगर एंगल फाइंड आउट करना है ट्रिग्नोमेट्री में, तो आपको चेंज करना है 1 वेरिएबल में। जैसे यहाँ साइन है ना, तो आपको इस कॉस को भी साइन में चेंज कर लो, या फिर इसको चेंज कर दो, किसी एक को चेंज कर लो। तो 2 मैं चलो इसको चेंज कर लेता हूँ, तो साइन स्क्वायर को मैंने लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, माइनस का कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 2। आपको पता है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है ना हमारे पास। तो साइन स्क्वायर थीटा को, यानी इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? क्या मैं इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ? ये लिख दिया मैंने। अब 2 का मल्टीप्लाई करो, तो 2 माइनस का 2 कॉस स्क्वायर बीटा माइनस का कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 2। तो 2 से 2 तो कट गया, माइनस का 2 कॉस स्क्वायर बीटा माइनस का कॉस स्क्वायर बीटा माइनस का 3 कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 0। तो कॉस स्क्वायर बीटा क्या आ गया? 0 आ गया, यानी कॉस बीटा 0 आ गया। तो कॉस बीटा अगर 0 है तो बीटा कितना होना चाहिए? 90 डिग्री, क्योंकि कॉस के लिए 0 कहाँ होती है? 90 डिग्री पे। तो आंसर आ जाएगा बी पार्ट। समझ में आ गया सबको? बस ऐसे ही करते जाओ। तो क्वेश्चन ठीक ही है, ज्यादा इतना भी हार्ड कुछ नहीं है। नेक्स्ट है प्राइम फैक्टर ऑफ द डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर विद डेसिमल एक्सपेंशन
44.123। तो अगर मैं पॉइंट हटा दूं तो नीचे क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। अब अगर मैं 1000 की प्राइम फैक्टर करूं तो 2 500 आएगा, 2 250 आ गया, ठीक है। 2 से करेंगे तो 125 आएगा, 5 25 5 5 5 1। तो 5 और 2 आ रहा है, तो क्या लिखा था, प्राइम फैक्टर ऑफ द डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर डेसिमल एक्सपेंशन दिस आर, तो क्या होगा 2 5 हो जाएगा, सी पार्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट है 9 क्वेश्चन। 9 क्वेश्चन में हमें दे रखा है लाइंस x इक्वल टू ए एंड y इक्वल टू बी आर, कैसी लाइन होंगी ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ठीक है। देखो अगर कभी भी तुम्हें x इक्वल टू कुछ कांस्टेंट नंबर दिया जाए तो x एक्सिस पे वो कांस्टेंट नंबर ले लेना a और y के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देना, ठीक है। अगर y इक्वल टू b है तो y पे b लेके x के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देना, तो यानी ये दोनों लाइन कैसी हो रही है, इंटरसेक्टिंग, ठीक है। या वो कॉन्सेप्ट पता होगा कि अगर x इक्वल टू कोई कांस्टेंट है तो y के पैरेलल, y है तो x के पैरेलल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट बोला डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट -5,6 फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन से डिस्टेंस लेना है, ओरिजिन मान लो 0 0 होता है हमारा, तो हमें ये डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। सिंपल है, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर दो, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला ये x1 y1, दिस इज x2 y2। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। तो d कितना आ जाएगा, d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1, यानी -5 माइनस 0 का होल स्क्वायर, 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर, 25 प्लस 36, तो कितना आ जाएगा, √61। तो ये आ गया आंसर, डी पार्ट हो गया आसान, सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला लगना था। 11 क्वेश्चन में क्या है, ए स्क्वायर दे रखा है 23/25, ठीक है। आपको बताना कि ए क्या है, तो स्क्वायर रूट अगर करोगे आप तो ये √23 हो जाएगा, और 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5, और √23 एक इरेशनल नंबर है, तो एक इरेशनल नंबर आंसर आ जाएगा। बस ऐसे हो रहे हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो 12 क्वेश्चन में आपको दे रखा है एलसीएम x, 18 जो है वो 36 है, मतलब एलसीएम गिवन है। एचसीएफ आपको गिवन है x, 18 का 2, आपको x निकालना है। ये जो एलसीएम ब्रैकेट लगा हुआ है इसका क्या मतलब है कि ये तुम्हारे दो नंबर हैं जिनका एलसीएम इतना है, ये तुम्हारे दो नंबर है इनका एचसीएफ इतना है, यही मतलब है। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम जो होता है वो a इंटू बी होता है, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स होता है a इंटू बी। तो एचसीएफ तुम्हारा कितना है, एचसीएफ इसका कितना है 2 है, एलसीएम कितना दे रखा है 36, a इंटू बी मतलब दो नंबर यानी कि x इंटू 18, तो 18 2 जा 36, 2 2 जा 4, यानी x की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई। हो गया क्वेश्चन सॉल्व, आया समझ में, कैसा, नोट कर लीजिए इसको, ठीक है, नोट करते जाओ आप मेरे साथ साथ, ठीक है। चलो इतना हो गया। अब देखो आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला एक ट्राइंगल है राइट एंगल एट बी पर है 90 डिग्री, ए बी सी, फिर लिखा है tan a इक्वल टू √3। tan a की जो वैल्यू है, tan a जो गिवन है वो तुम्हें गिवन है √3, ठीक है। tan a के लिए √3 गिवन है। अब tan a अगर √3 है तो tan किस एंगल पे √3 होता है, 60 डिग्री पे, तो क्या a 60 डिग्री हो जाएगा। अब ये 90 है, ये 60 है, तो ऑटोमेटिक c कितना होगा 30 आएगा कि नहीं आएगा, 90 प्लस 60 150, तो 30 तो होगा ही। चलो हमें सारे एंगल पता लग गए। अब बस आपको वैल्यू पुट करनी है, आपको निकालना है cos a cos c माइनस sin a sin c, ठीक है। तो cos a के लिए 60 डिग्री है तो cos 60 डिग्री, cos c 30 है तो cos 30 डिग्री, माइनस sin a sin 60 और sin 30, ठीक है। cos 60 कितना होता है 1/2, cos 30 होता है √3/2, sin 60 √3/2, sin 30 1/2। ये वैल्यूज मैंने पुट कर दी है, तो ये आ जाएगा √3/4 माइनस ये तुम्हारा √3/4, कट के क्या आंसर आ गया 0, कट के आंसर आ गया 0, ठीक है। तो ये बी पार्ट हो जाएगा इसका, नोट कर लीजिए इसका भी, नोट कर ले। चलो
इसका नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 14। 14 में दे रखा है आपको एंगल, मतलब एक ट्राइंगल है जिसके रेशियो दे रखे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये ट्राइंगल है, ठीक है, ABC, ठीक है। अब एक एंगल के रेशियो दे रखे हैं, A रेशियो, B रेशियो, C मान लेते हैं। ये दे रखा 1:1:2। तो इसका मतलब एंगल 1A को हम क्या ले सकते हैं, x ले सकते हैं, एंगल B को क्या ले सकते हैं, x ले सकते हैं, और एंगल C को 2x ले सकते हैं। यही मतलब हुआ भाई, 1:1:2 है तो x 2x हो जाएगा। अब हमें पता है कि तीनों एंगल का सम जो होता है वो 180 होता है। तो x + 2x = 180 डिग्री। तो ये 4x आ गया 180 डिग्री। तो x कितना आ जाएगा, 45। x अगर 45 है तो a हो गया 45 डिग्री, b हो गया 45 डिग्री, c कितना हो गया 90। तो इसका मतलब एक ट्राइंगल अगर मैं बना लूं जिसमें c तुम्हारा 90 डिग्री है और ए बी जो बचे हुए हैं वो 45 है। अब आपको सिंपल वैल्यूज पुट करनी है, कुछ ज्यादा नहीं है। अब आपको निकालना क्या है, sec A अपॉन cosec B माइनस tan A अपॉन cot B, ठीक है। sec A कितना है हमारा 45, तो sec 45 अपॉन cosec B 45 है, ठीक है, ये हो गया। माइनस tan A मतलब 45, tan 45 अपॉन cot 45, tan है। sec 45 की वैल्यू √2 होती है, आप देख लेना टेबल से। cosec 45 की वैल्यू √2 होती है। tan 45 1 होता है, cot 45 1 होता है। तो ये कैंसिल होके 1 आ गया, ये भी कैंसिल होके 1 आ गया, तो आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। आई बस, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो। वैसे ज्यादा अच्छा है कि नोट कर लो, अपने हाथ से लिख लो कि हाँ यार सेम पेपर सॉल्व कर लिया आपने। चलिए अब देखो इसके बाद 15 क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 15। नंबर ऑफ रिवोल्यूशन मेड बाय सर्कुलर व्हील ऑफ रेडियस दिस रोलिंग अ डिस्टेंस दिस। देखो जैसे व्हील है, फॉर एग्जांपल ये रोड है, ठीक है, और ये व्हील है। ये व्हील चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, ऐसे पहुंचता पहुंचते पहुंचते मान लो ये एक डिस्टेंस कवर करता है, वो दे रखी है तुम्हें 176 मीटर। अब आप मुझे बताओ ये डिस्टेंस जो कवर कर रहा होगा वो व्हील सरकमफ्रेंस से कर रहा होगा, किससे कर रहा होगा। और मान लो एक राउंड कंप्लीट हो गया, 2 राउंड कंप्लीट हो गए, तो मैं कह सकता हूं n इंटू सरकमफ्रेंस जो व्हील की है, यानी कि जो व्हील की सरकमफ्रेंस है और उसने कितने रिवोल्यूशन लिए, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो वो टोटल डिस्टेंस के इक्वल हो जाएगा। यस और नो, बात समझ रहे हो। देखो ये व्हील है, व्हील ने घूमना शुरू करा, एक सरकमफ्रेंस कवर करा, एक राउंड कंप्लीट करा, कुछ डिस्टेंस कवर हुआ, फिर दूसरा राउंड कंप्लीट करा, कितने राउंड कंप्लीट करने हैं, तो हमने मान लिया n, सरकमफ्रेंस का मल्टीप्लाई कर दिया टोटल डिस्टेंस। तो ये तुम्हारा दे रखा है 176, n फाइंड आउट करना है, सरकमफ्रेंस होता है 2πr, तो n इंटू 2π/22/7, रेडियस इज 0.7 इक्वल टू 176। पॉइंट हटा लो, यहाँ पे 10 आ जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से n इक्वल टू हो जाएगा 176 अपॉन 22 इंटू 2 44 होता है, और ये जो 10 है वो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 4 टाइम्स कट रहा है, तो n की 40 आ जाएगी। n की क्या गई 40, समझ में आ गया सबको, तो n आ गया हमारा 40। चलो आ जाओ नेक्स्ट, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, ठीक है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16 पे। 16 में है, 16 में हमारे पास है 2 ट्राइंगल है यहाँ पे, ABC और DEF, ठीक है, ABC और DF। AB 3 है, BC तुम्हारे पास 2 है, CA तुम्हारे पास 2.5 है, और ये दोनों सिमिलर है। आपको EF गिवन है 4 और हमें पेरीमीटर निकालना है इस वाले ट्राइंगल का। तो अब एक चीज ध्यान रखना, अगर 2 ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनके जो एरिया के रेशियो होते हैं वो करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर होते हैं। लेकिन अगर 2 ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनके जो पेरीमीटर होते हैं, यानी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल DEF, वो करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के बराबर होता है। समझ लो, अगर एरिया है तो साइड का स्क्वायर करना है, लेकिन अगर पेरीमीटर तो सीधा सीधा साइड लेना है। तो कौन सी साइड लेनी चाहिए, देखो यहाँ BC पता है और यहाँ EF पता है, तो बेस्ट है तो हम ये ले लेंगे,
BC अपॉन EF। लेने को तुम ये और ये भी ले सकते हो, ये और ये भी ले सकते हो, लेकिन काम हमारा कहां से बनेगा, BC और EF से, तो हमने वो रेशियो ले लिया। अच्छा, ABC का पेरीमीटर निकाला जा सकता है। पेरीमीटर क्या होता है, तीनों साइड का सम, तो 3 + 2 + 2.5, ठीक है। DEF का पेरीमीटर निकालना है तुम्हें, BC 2 है और ये 4 है, बस यहां से आ जाएगा। 3 + 2 5, 5 + 2.5 7.5 अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल DEF, ये 1/2 हो गया कटने के बाद। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 15 कितना आ जाएगा, 7.5 का अगर हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे 15 आ जाएगा पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल DEF, समझ रहे हो। तो DEF का पेरीमीटर कितना आ गया, 15 आया समझ में। डी पर नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर से वीडियो को देख सकते हो अगर कोई दिक्कत आ रही है। अगर आपको कोई मन में क्वेरी है कि यार पढ़ाई ज़्यादा नहीं करी है कैसे करें, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं, ठीक है। DE जो है वो BC के पैरेलल है, ठीक है। DE जो है BC के पैरेलल है। AD आपका 3 है, BD आपका 4 है, BC आपका 14 है, और ये लाइन इसके पैरेलल है। अब आप मुझे बताओ, ये छोटा ट्राइंगल और बड़ा ट्राइंगल अगर मैं देखूं, छोटा ट्राइंगल और बड़ा ट्राइंगल, मतलब मैं थोड़ा बना ही देता हूं। अगर मैं ये छोटा ट्राइंगल देखूं, ये वाला पार्ट देखूं, और पूरा बड़ा ट्राइंगल देखूं, तो क्या हम दोनों सिमिलर कर सकते हैं? क्या हम ये पैरेलल है ना लाइन, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा करस्पॉन्डिंग से, और ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा करस्पॉन्डिंग से। तो क्या भाई ए क्राइटेरिया से ट्राइंगल ADE, यानी ये छोटा ट्राइंगल सिमिलर हो जाएगा इस बड़े वाले ट्राइंगल से, यानी ABC से। और अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो हम करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो ले सकते हैं। तो AD अपॉन AB इज इक्वल टू, हमें BC दे रखा है तो BC ले लो, तो BC के करस्पॉन्डिंग क्या है, DE है, तो DE अपॉन BC ये ले लो, इससे आंसर आ जाएगा। अब देखो AD कितना है, 3 है। AB 3 और 4 को ऐड कर दो, 7 आ जाएगा। DE तुम्हें निकालना है, BC तुम्हारा 14 है, तो 7 2 जा 14, 3 2 जा 6, तो DE कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर। DE आ गया 6 सेंटीमीटर, नोट कर लीजिए, ठीक है, नोट कर लो इसको। अब आ जाते हैं, ठीक है, 18 क्वेश्चन पे। तो 18 आपको करना, 18 में लिखा है 4 tan बीटा इज इक्वल टू 3, और आपको फाइंड आउट करना है 4 sin बीटा माइनस 3 cos बीटा अपॉन 4 sin बीटा प्लस का 3 cos बीटा, ये आपको फाइंड आउट करना है, ये चीज आपको फाइंड आउट करनी है, इसको देख लीजिए, ठीक है। अब यहां से देखो हम क्या कर सकते हैं, tan बीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ये 3/4 आएगी, ठीक है, 3/4 आएगी। अब दो तरीके हैं इसको करने के, दो तरीके कैसे हैं, पसीना आ गया यार, ठीक है, वीडियो को लाइक कर देना यार, देखो आपकी तुरंत ही वीडियो ला दिया हूँ, मतलब कल सैंपल पेपर आज सॉल्यूशन, ठीक है। अब आपका काम क्या है, वीडियो में लाइक तो आप ठोक ही दे, तो कमेंट सेक्शन बताना, क्योंकि हम लोग अभी सेक्शन A कंप्लीट कर रहे हैं इस वाले पार्ट में, सेक्शन B हम लोग कल करेंगे, तो आप लोग बता देना कि वी वांट पार्ट 2 ऑफ दिस सैंपल पेपर, ठीक है, लिख देना, तो जिससे क्या होगा, मुझे मोटिवेशन मिलता है कि आज ही काम करना। देखो कल आपने कमेंट करा ना, तो आज मुझे मोटिवेशन मिल गया, लग गया आपके लिए, आज कमेंट करोगे फिर मोटिवेशन मिलेगा, आप लोग ही तो मोटिवेशन है यार, ठीक है, आपके बिना सब बेकार है, समझ रहे हो। तो tan बीटा कितना आ गया, 3/4 आ गया, tan बीटा कितना आ गया, 3/4 आया। इसके करने के दो तरीके ऐसे हैं कि अगर मैं ट्राइंगल बना लूं और ये बीटा, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी ये 3 और ये 4, पाइथागोरस लगाऊंगा तो ये 5 आएगा, अगर आप पाइथागोरस लगाना आता है तो लगा के देख लेना, 5 आएगा। फिर आप यहाँ पे साइन कॉस की वैल्यू निकाल के पुट कर दो, ठीक है, एक तरीका तो ये। एक दूसरा तरीका है जो और आसान है, क्या आसान है, इसमें न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में कॉस बीटा से डिवाइड कर दो, तो क्या होगा देखना, 4 sin बीटा, इस sin बीटा में भी cos बीटा से डिवाइड कर दो, -3 cos बीटा में cos बीटा से डिवाइड कर दो अपॉन 4
साइन बीटा में कॉस बीटा से डिवाइड कर दो, प्लस 3 कॉस बीटा में कॉस बीटा से डिवाइड कर दो। ठीक है, ये हमने डिवाइड कर दिया। साइन अपॉन कॉस क्या होता है 10, तो ये आ जाएगा 4 tan बीटा, माइनस कॉस बीटा कट जाएगा, ये 3 आ जाएगा। साइन अपॉन कॉस 10 आ जाएगा, ये 4 tan बीटा आ जाएगा, प्लस का 3, ये कॉस बीटा कट गया, ये आ गया। इससे फायदा ये हो गया, तो मैं tan बीटा डायरेक्ट दे रखा है, तो 4 × 3/4 माइनस का 3, 4 × 3/4 प्लस का 3, 4 4 कट गया। ठीक है, और यहाँ पे 4 4 कट गया, तो 3 - 3 ये तो 0 हो गया, और ये 3 + 3 6 हो गया, लेकिन आंसर क्या है 0, ए पार्ट। ठीक है, ए पार्ट आ गया, नोट कर लें इस क्वेश्चन को। अब जो इसका 19 क्वेश्चन है ना, वो थोड़ा सा कंफ्यूज करता है, डायरेक्ट नहीं दे रखा, लैंग्वेज फंसा रखी है। क्या लिखा पढ़ लो आप लोग, क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा है वन इक्वेशन ऑफ पेयर डिपेंडेंट ऑन दिस लीनियर इक्वेशन, यानी कि माइनस का 5x प्लस का 7y इक्वल टू 2। मतलब कौन सा इसमें ऐसा पेयर है जो इस पे डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट का मतलब होता है कि 2 का मल्टीपल हो या 3 का मल्टीपल। डिपेंडेंट का मतलब क्या है, ठीक बताओ। जैसे बोलते हैं y इज डिपेंडेंट ऑन x, इसका मतलब हम ये बोलते हैं y x पे डिपेंडेंट, यानी कि y का जो है वो x का डबल होगा, ट्रिपल होगा, हाफ होगा, ऐसे ही कुछ होगा। अच्छा जी, ये पता चल गया। तो थोड़ा आंसर से मतलब करना है इसको। आंसर में 10 आ रहा है, 7 का डबल 14 आ रहा है, सब में माइनस प्लस की दिक्कत है, वो तो चलो हो जाएगी चेक। यानी कहीं ना कहीं 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 का मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, जो आंसर होगा वो हमारा आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो इधर भी कर दिया, 2 2 जा 4, इधर भी कर लिया, LHS में भी और इधर भी। तो ये हो गया माइनस का 10x प्लस का 14y इक्वल टू 4। अब चेक कर लो कौन सा आंसर है। यहाँ तो सारी पॉजिटिव है, अगर मैं इसको सब कुछ LHS में लिखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल सब कुछ LHS में लिखूंगा, तो ये तो नेगेटिव आएगा, तो ये वाला तो कभी नहीं हो सकता है। यहाँ पे तुम्हारा -10 -14 है, यहाँ पे दोनों नेगेटिव है, जबकि यहाँ पे एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, ये भी नहीं होगा। -10x प्लस का 14y ये ठीक है, लेकिन 4 को जब मैं इधर ले जाऊंगा तो यहाँ तो -4 आ जाएगा, तो ये भी रिजेक्ट हो गया। ये वाला कैसे होगा, इसमें अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, और ये -4 हो जाएगा। अब देखो सेम आ गया, यानी डी पार्ट हो गया। ठीक है, अगर लेकिन बाई चांस कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें बोल दे कि ये दो इक्वेशन जो है ना डिपेंडेंट है, तो आप पता कौन सी कंडीशन लगा देना, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, ये लगा देना। ठीक है, एक तो मैंने समझा दिया कि भाई डिपेंडेंट का मतलब है डबल ट्रिपल। बाकी अगर कभी कोई आ जाए नया क्वेश्चन, उसमें 2 इक्वेशन दी जाए, तो डिपेंडेंट का मतलब समझ लेना कोइंसिडेंट लाइन, और ऐसे बना रेशियो से निकाल देना। ठीक है, चलो अब इसके बाद आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन लिखा है लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट इज चूजन एट रैंडम। कितने अल्फाबेट होते हैं 26। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट में टोटल नीचे लिख दो 26। व्हाट द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ लेटर फ्रॉम द वर्ड मैथमेटिक्स। हम अब मैथमेटिक्स से चूज करना है, तो कितने लेटर चूज किए मैथमेटिक्स में, जरा देख लेते हैं। एक तो M है, A है, P है, H है, फिर E है। ठीक है, फिर M आ गया, रिपीट हो रहा है, तो इसको दोबारा तो लिखना नहीं है, A को दोबारा नहीं लिखना, T को नहीं लिखना, I आ गया, C आ गया, फिर S आ गया। कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 8/26। मतलब आपको ये पूछा गया था कि आपके पास जो पूरी इंग्लिश अल्फाबेट है उसमें तो 26 होते हैं, लेकिन जो मैथमेटिक्स वर्ड है, ठीक है, तो उसमें से हमें लेटर चूज करना है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ लेटर ऑफ द वर्ड फ्रॉम मैथमेटिक्स। तो अब मैथमेटिक्स में लेटर जो है तो वो रिपीट भी कर रहे हैं, तो उनको तो हमें हटाना होगा ना। तो ये सॉल्व करके 4/13 आ जाएगा ए पर। ठीक है, तो फाइनली सेक्शन ए में 20 क्वेश्चंस होते हैं, वो हमने कंप्लीट कर लिए। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा, आपको सारी चीज समझ में आई हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय टू ऑल, कमेंट कर देना जो मैंने आपसे बोला था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखें। लास्ट में एक ही बात बोलूंगा कि आप सभी सफल हो। धन्यवाद।